नमस्कार। राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर चर्चाओं में रहा वसुंधरा राजे के अलावा, क्योंकि वसुंधरा राजे तो पहले से ही दावेदारों की लिस्ट में शामिल थी, तो वो नेता था अलवर से सांसद और इस बार तिजारा से चुनाव लड़ रहे योगी महेंद्र बालकनाथ। बालकनाथ, जिसको कभी राजस्थान का योगी कहा जाने लगा, कभी राजस्थान का भावी का मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, और सीएम पद के प्रबल दावेदारों में सोशल मीडिया से लेकर के राष्ट्रीय मीडिया के तमाम चैनलों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी दिखाया गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार दिखाया गया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि अब राजस्थान में भी बुलडोजर राज आने वाला है। लेकिन वही बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनना तो दूर, भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में जगह पाने में भी कामयाब नहीं रहे। कैबिनेट तो छोड़िए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या फिर नॉर्मल राज्य मंत्री का पद भी उनको नहीं मिला, पूरी मंत्री परिषद में उनको जगह नहीं मिला। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो व्यक्ति राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वो आखिरकार एक मंत्री का पद पाने में भी विफल क्यों रहा। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई गणित है और कई समीकरण है। सबसे पहली बात कि बालकनाथ किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके मुख्यमंत्री या मंत्री बनने से क्या असर पड़ सकते थे। बाबा बालकनाथ जो कि यादव समाज से आते हैं, नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जिस मठ से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताल्लुक है, उसी मठ से ताल्लुक रखते हैं बालकनाथ भी। और यही वो वजह थी कि 2019 में चाहे जब अलवर से सांसद के तौर पर बाबा बालकनाथ ने नामांकन किया था, तब भी योगी आदित्यनाथ उनका पर्चा भरवाने के लिए आए थे। योगी आदित्यनाथ उनके तमाम कार्यक्रमों में आए थे और जब 2016 में पहली बार जब इनके गुरु चांदनाथ ने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया, क्योंकि इससे पहले अलवर के सांसद वही थे, बड़ा कार्यक्रम किया था 2016 में ही पहली बार बालकनाथ को योगी आदित्यनाथ से और बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात उनके गुरु चांदनाथ ने ही करवाई थी। और उसके बाद से चांदनाथ के निधन के बाद से, स्वर्गवास होने के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ बालकनाथ के तमाम कार्यक्रमों में आते रहे। उसी वजह से बालकनाथ के प्रोफाइल लगातार अप होती रही। सवाल यह था कि जो भगवा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, क्या उनके मुख्यमंत्री बनने या मंत्री बनने से जो राजस्थान के अंदर 2% यादव वोट बैंक है, क्या वो प्रभावित होगा। हालांकि यादव वोट बैंक राजस्थान में बहुत छोटे पॉकेट के अंदर 5 से 6 विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव डालता है, ऐसे में भी कोई बहुत बड़ा गणित उनके पक्ष में जाता नहीं है। दूसरा, 3 राज्य, मुख्य रूप से हिंदी बेल्ट के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाया जा चुका था, ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ साथ क्या राजस्थान में यादव मुख्यमंत्री बनाया जाए, 2 राज्यों में यादव मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा कोई बहुत बड़ी वजह बीजेपी आलाकमान को नजर आई नहीं। और मंत्री के तौर पर भी चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सीटों पर प्रभावी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री बने, वो बहुत ही लो प्रोफाइल के व्यक्ति थे। ऐसे में अगर बालकनाथ को मंत्री बना करके भजन लाल कैबिनेट में शामिल किया जाता तो फिर बालकनाथ की प्रोफाइल बहुत बड़ी हो जाती। बालकनाथ लगातार लाइमलाइट में रहने वाले चेहरे हो जाते। बालकनाथ मुख्यमंत्री से ज्यादा मीडिया कवरेज हासिल करते और ऐसे में उनके सामने मुख्यमंत्री की प्रोफाइल छोटी हो जाती और आलाकमान किसी भी तरह का असंतुलन फिलहाल के लिए राजस्थान सरकार में नहीं चाहता था। लिहाजा ऐसे किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट में या फिर मंत्री परिषद में जगह नहीं दी गई है जो अपनी इस तरह की प्रोफाइल के लिए चर्चाओं में हो जो राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की सुर्खियां बटोरता रहता हो। एक अहम वजह यह थी कि बाबा बालकनाथ की पीआर टीम ने चुनाव कैंपेन के बीच से ही बालकनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की एक मैच्योर पीआर टीम इस तरह के काम नहीं करती है। एक बार कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक ऐसा वीडियो पोस्ट हुआ था जो उनको एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर दिखाता है। हालांकि अगले कुछ ही मिनटों में ये वीडियो डिलीट हो गया था, लेकिन बीजेपी आईटी सेल जो दिल्ली में बैठती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन मॉनिटरिंग करती है, उसकी वो नजर में पड़ गया था और वो कहां पहुंचना चाहिए वो ठिकाने पर पहुंच चुका था। एक खास बात यह भी थी कि बाबा बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़े अलवर के, इसके अलावा जैसलमेर की पोखरण सीट से महंत प्रतापपुरी चुनाव लड़े, भगवा से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जयपुर शहर की हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य चुनाव लड़े और सिरोही सीट से ओटाराम देवासी। हालांकि ओटाराम देवासी पूरी तरह से एक भगवा नेता की तौर पर, भगवा फायरब्रांड लीडर के तौर पर अपनी पहचान नहीं रखते हैं। वो काफी सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति हैं और लो प्रोफाइल रहने वाले पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। लेकिन अगर बालकनाथ को मंत्री बनाया जाता तो फिर
बालमुकुंद आचार्य को भी एडजस्ट करना पड़ता, जो कि विधायक बनते ही लगातार अपने एक अग्रेसिव नेचर और अग्रेसिव अंदाज को लेकर के प्रशासन और पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, सीधे गलियों में निकले और मीट की दुकानें बंद करवाते नजर आए, अपने अंदाज की वजह से जो नेशनल मीडिया की कवरेज में भी आ चुके थे। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में एक प्रभावी लीडर के तौर पर, प्रभावी व्यक्तित्व के तौर पर प्रभाव रखने वाले महंत प्रतापपुरी जी, उनको भी फिर एडजस्ट करने का प्रेशर बढ़ता अगर बालकनाथ को मंत्री बनाते तो। अब बालकनाथ को मंत्री बनाने के बाद में इतनी लिमिट्स बचती नहीं है कि प्रतापपुरी को भी मंत्री बना दिया जाए, बालमुकुंद आचार्य को भी मंत्री बना दिया जाए। एक और वजह थी कि राजस्थान में अगर पिछले 25, 30, 35 सालों का ट्रेंड अगर देखते हैं तो राजस्थान में इस तरह का कोई विशेष ट्रेंड है नहीं जहां पर भगवा फायरब्रांड नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती हो। आज तक ऐसे किसी भी व्यक्ति को जगह देने का उदाहरण है नहीं। और इसके साथ साथ बालकनाथ के मंत्री बनने से या फिर भगवा के किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने से स्पेशल कोई कम्युनिटी प्रभावित होती हो और या उनको न बनाने से नाराज होती हो, ऐसा पार्टी के सामने फिलहाल कोई बड़ा ऑप्शन नजर नहीं आया। क्योंकि राजस्थान के अलावा अगर अपन बाकी राज्यों के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां अगर उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले धर्म गुरुओं को, संतों को अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है, उनको अगर सम्मानजनक पोजीशन नहीं दी जाती है, तो वो नेता नाराज हो जाते हैं। लिहाजा पार्टियों की मजबूरी होती है कि उनको कोई न कोई प्रोफाइल लेकर के एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा है नहीं। तीसरी बात, संत परंपरा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के पास में राजनीतिक अनुभव कम होता है और ऐसे में उनके बयानों की वजह से पार्टी की और सरकार की छवि खराब हो सकती है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसा कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती थी। हालांकि सिरोही से चुनाव जीते ओटाराम देवासी को मंत्री जरूर बनाया है। ओटाराम देवासी पिछली बार वसुंधरा सरकार में भी मंत्री थे। ओटाराम देवासी मूल रूप से गौपालन से जुड़ी हुई उनकी इमेज रहती है। पहली बार जब पाली जिले की बाली सीट से जब चुनाव प्रचार कर रहे थे भैरव सिंह शेखावत, जो कि खुद बाली सीट से चुनाव लड़े थे, उसी वक्त में ओम माथुर ने ओटाराम देवासी की भैरव सिंह शेखावत से मुलाकात करवाई थी। उस समय ओटाराम देवासी वहां पर देवासी समाज के वोट भैरव सिंह शेखावत की तरफ शिफ्ट करवाने के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी मुलाकात के बाद उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल अप हुई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर उनको बीज निगम का जिम्मा देकर के एक राज्य मंत्री के दर्जे के साथ में दिल्ली में अहम जिम्मेदारी मिली। उसके बाद वसुंधरा सरकार में भी उनको अहम जिम्मेदारी के साथ मंत्री का दर्जा दिया गया और एक बार फिर से लो प्रोफाइल के एक संत परंपरा से आने वाले, हालांकि वो भगवा नहीं पहनते हैं, लेकिन देवासी समाज के एक धर्मगुरु के तौर पर एक अच्छे नेता, सॉफ्ट स्पोकन और लो प्रोफाइल के नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। इन चारों संत परंपरा से आने वाले लोगों की जिक्र था, लेकिन भगवा वाले तीनों को जगह नहीं मिली है। ओटाराम देवासी को मंत्री जरूर बनाया गया है और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बालकनाथ का टिकट मुख्यमंत्री के तौर पर भी कटा और मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं मिली। उसके तमाम क्या कुछ गणित था, क्या कुछ समीकरण था, वो आपको बताया। पॉलिटिकल पंचायत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी और राजस्थान के पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।